Student, welcome back to the new video of Incredible Institute by Dr. Sonu Kumar. Today we will start post fertilization event and structure. प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन. आज हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, और दूसरी चीज़ जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो एक जगह और फर्टिलाइजेशन हुआ था पोलर न्यूक्लियाई के साथ. ठीक है, तो पोलर न्यूक्लियाई बाद में डेवलप होकर क्या बनाता है और जाइगोट डेवलप होकर क्या आगे बनाता है उसके बारे में हमको पढ़ना है, क्योंकि वो जो रिजल्ट था वो फर्टिलाइजेशन का था. अब फर्टिलाइजेशन के बाद हमको पढ़ना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड स्ट्रक्चर. तो आइए स्टार्ट करते हैं. इसमें हम लोग देखेंगे एंडोस्पर्म के बारे में, ओके, एंड एम्ब्रियो के बारे में, ओव्यूल एंड सीड के बारे में देखेंगे, ओवरी एंड फ्रूट के बारे में देखेंगे. क्योंकि जब जाइगोट डेवलप होगा और एंडोस्पर्म डेवलप होगा तो कुछ ना कुछ तो आगे बनेगा. सीड बनेगा, फ्रूट बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस बनेगा, सीड बनेगा. तो इस सब के बारे में हमको देखना है. तो सबसे पहला जो अपना टर्म है वो है एंडोस्पर्म. तो एंडोस्पर्म कैसे डेवलप होता है, उसके क्या क्या इवेंट हैं, किस किस टाइप से एम्ब्रियो डेवलप होता है, उसके बारे में हमको देखना है. तो एंडोस्पर्म यहाँ पे देखिए 3 टाइप का है. पहला आपका है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है इसमें क्या होगा, केवल न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं होगा. अब देखिए कई लोग ये सोचते हैं कि जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो जाहिर सी बात है साइटोकाइनेसिस होगा. नहीं, लेकिन यहाँ पे देखना ये है कि एक ही सेल के अंदर न्यूक्लियस का बार बार क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, वो भी कैसा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. तो सच टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलप फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. ये सबसे मोस्ट कॉमन होता है किसके अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर. अगर यहाँ पे देखें फिगर में फर्स्ट वाले में तो ये आपका क्या है, न्यूक्लियर टाइप डिवीजन. ये देखो अपने पास एक मैच्योर एम्ब्रियो है. ठीक है, क्या है, मैच्योर एम्ब्रियो, और अपने पास यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, और ये क्या है, एम्ब्रियो. क्या है, एम्ब्रियो. और ये आप नीचे देखिए एंटीपोडल सेल है. क्या है, एंटीपोडल सेल. तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि जब ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो क्या बनाएगा भाई. एक सिंगल न्यूक्लियस है, वो बार बार डिवाइड हो रहा है तो बहुत सारे न्यूक्लियस बनाएंगे. एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो डिवाइड हो रहा है, जो डिवीजन हो रहा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस टाइप का डिवीजन होता है. फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में किस टाइप का डिवीजन होता है. डिवीजन आपको पता है कि 2 ही टाइप का होता है. कौन कौन सा, मियोसिस एंड सेकेंड आपका होता है माइटोसिस. तो इन दोनों में से आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा डिवीजन हो रहा है. अब देखो ये जो न्यूक्लियस है इसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होगी. मान लो इसका कोई भी पोलैरिटी हो, N हो, 2N हो, 3N हो, सपोज दैट हमने मान लिया. ठीक है, तो आपको बताना है कि आगे जो न्यूक्लियस बनेगा इसकी भी पोलैरिटी क्या होगी, सेम इन तीनों में से कोई एक हो सकती है. हमने मान लिया 2N है, ठीक है, या हमने मान लिया 3N है, क्योंकि एंडोस्पर्म कैसा होता है 3N. तो यहाँ पे हमने मान लिया 3N है, तो सारे न्यूक्लियस कैसे होंगे, 3N. अब माइटोसिस हो रहा है तो इसकी पोलैरिटी तो चेंज होगी नहीं. जब पोलैरिटी चेंज नहीं होगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कौन सा हो रहा है, रिडक्शन डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन. इक्वेशनल डिवीजन, माइटोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन. इतनी बात समझ में आ रही है. अब देखो आगे इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या बन गए, न्यूक्लियस बन गए, और बीच में देखो क्या बन गया, एक गैप बना हुआ. इसके अंदर क्या है, लिक्विड है. क्या है, लिक्विड. वही फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है. जैसे जैसे इसका अमाउंट बढ़ेगा वो धीरे धीरे क्या होगा, डिपॉजिट होने लगेगा. और यहाँ पे देखो एक फ्री न्यूक्लियर टाइप का क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया, सॉरी न्यूक्लियर बन गया. और ये एक तरह का क्या है, एंडोस्पर्म है. क्या है, एंडोस्पर्म. तो इस टाइप के डिवीजन को जहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एंडोस्पर्म. बात समझ में आ रही है. नेक्स्ट आपका है सेलुलर एंडोस्पर्म. अब देखो हमने न्यूक्लियर पढ़ा तो वहाँ पे कोई भी सेल का डिवीजन नहीं हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे देखो लिखा है सेलुलर एंडोस्पर्म. क्या लिखा है, सेलुलर एंडोस्पर्म. तो सेलुलर एंडोस्पर्म में जितनी बार भी न्यूक्लियस डिवाइड होगी तो उसके साथ साथ और क्या होगा, सेल का भी डिवाइडेशन होगा. यानी जो न्यूक्लियस डिवाइड होगा वो एक सेल के अंदर होगा और वो एक नया सेल बनाएगा. जैसे मान लो हमने बोला कि यहाँ पे अपने पास एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस किसके अंदर है, सेल के अंदर है. तो जैसे ये डिवाइड होगा
तो डिवाइड होने के साथ साथ ये न्यूक्लियस बना, इसके चारों तरफ एक सेल भी बन जाएगा, फिर ये न्यूक्लियस बना, चारों तरफ सेल बन जाएगा। ऐसे डिवाइड करते करते ये डिफरेंट टाइप के क्या बना लेंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ सेल बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस तो डिवाइड हो रहा है, साथ साथ क्या हो रहा है, सेल भी डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे जो डिवीजन होगा सेलुलर में, फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन बाय फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ आपको क्या याद रखना है कि सेलुलर एंडोस्पर्म में जो डिवीजन होता है किसका, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, उसके साथ और क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, मतलब सेल का भी डिवीजन होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म। यहाँ पे देखिए फिगर में, ये अपने पास एक न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, दो सेल डिवाइड हो गए, एक न्यूक्लियस ऊपर एक न्यूक्लियस नीचे, दिखाई दे रहा। फिर आगे देखिए ऐसे डिवाइड होकर बहुत सारे क्या बना लिए, सेल और न्यूक्लियस बना लिए। तो इस टाइप के डेवलपमेंट को हम क्या बोलेंगे, सेलुलर टाइप एंडोस्पर्म। नेक्स्ट आपका है हाइलोबियल टाइप। अब देखो हाइलोबियल क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है। क्या होता है, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। अनइक्वल साइटोकाइनेसिस मतलब क्या है कि एक तरफ सेल का डिवीजन या न्यूक्लियस का डिवीजन ज़्यादा होगा और एक तरफ कम होगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा, फर्स्ट डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। हमने क्या बोला, एक तरफ ज़्यादा सेल बनेगा और एक तरफ कम बनेगा। डिवाइडेशन किसका होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, किसके साथ साथ, साइटोकाइनेसिस के साथ साथ। और ये जो साइटोकाइनेसिस है वो चैलाजल इंड साइड में, माइक्रोपाइलर इंड साइड में लार्ज नंबर में डिवाइड होगा। ओके, लार्ज नंबर में क्या होगा, डिवाइड होगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय अनइक्वल साइटोकाइनेसिस सो दैट टू अनइक्वल साइज सेल आर फॉर्म माइक्रोपाइलर साइड। समझ में आ रहा है। यहाँ पे आप फिगर में देखिए, यहाँ पे देखो, यहाँ ज़्यादा समझ में आएगा। ये नीचे देखो, ये क्या है, चैलाजल इंड, और ये क्या है, माइक्रोपाइलर इंड। इसको हम बोल सकते हैं एंटीपोडल, इसको हम बोल सकते हैं सिनर्जिड वाला पोल, ठीक है, जहाँ पे ऑप्टेटर प्रेजेंट था। तो यहाँ पे देखिए बीच में एक ऐसे लाइन खींच गई है। ये लाइन क्या कर रही है, अनइक्वल डिवाइड कर रही है, किसको, एम्ब्रियो को, ठीक है। एक तरफ ज़्यादा न्यूक्लियस का डिवाइड हो रहा है और एक तरफ कम हो रहा है। तो इन तीनों में अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए किसमें न्यूक्लियस के साथ साथ सेल का भी डिवीजन होता है, तो किसमें बताओगे, सेलुलर एंडोस्पर्म और हाइलोबियल एंडोस्पर्म में। ओके, बात समझ में आ गई। अब देखिए जो अपने पास कोकोनट होता है, कोकोनट का जो वाटर होता है उसके अंदर कौन सा डिवीजन होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, या सेलुलर न्यूक्लियर डिवीजन होता है, या हाइलोबियल एंडोस्पर्म न्यूक्लियर डिवीजन होता है। तो क्या बताओगे आप, इसके अंदर भी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, ठीक है। जो एडिबल पार्ट है उसके अंदर क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म। बात समझ में आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि कोकोनट में कितने टाइप का एंडोस्पर्म पाया जाता है, दो टाइप का, कौन कौन सा, एक न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा सेलुलर एंडोस्पर्म। और डिवीजन कैसा होता है, एक का होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन और एक का फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, लेकिन किसके साथ साथ, साइटोकाइनेसिस के साथ साथ भी, जो व्हाइट पार्ट है उसके साथ मिला के, ठीक है। आगे देखते हैं, सेल ऑफ एंडोस्पर्म। अब देखो एंडोस्पर्म का काम क्या है, स्टोरेज फूड मटेरियल। एंडोस्पर्म का काम क्या है, ये फूड मटेरियल क्या करता है, स्टोर करता है। जैसे आपने पॉलन स्पोर में पढ़ा होगा, मेल गैमेट के अंदर, वहाँ पे भी स्पोर के अंदर दो टाइप का सेल था, कौन कौन सा, एक था जनरेटिव सेल, दूसरा क्या था, वेजिटेटिव सेल। तो जो वेजिटेटिव सेल था उसका मेन काम क्या था, याद है कुछ, वो फूड का स्टोर करता था। क्या करता था, फूड का स्टोरेज करता था, और उसके पास लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस था। तो मेन काम क्या था उसका, वेजिटेटिव सेल का। यहाँ पे भी हम जो एंडोस्पर्म वाला पार्ट है उसको हम क्या बोल सकते हैं, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन के साथ ही वो बना था। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो एंडोस्पर्म वाला, यानी जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइजेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। और जो एक के साथ होगा उसको क्या बोलेंगे हम, जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन, ठीक है। वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन में आपने देखा था दो न्यूक्लियस और एक मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ था, और एक के साथ आपने देखा था एक मेल गैमेट और एक सेल के साथ फर्टिलाइज हुआ था। इस टाइप के हम फर्टिलाइजेशन को या तो हम जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन बोलेंगे या बोलेंगे सिंगेमी। क्या बोलेंगे, सिंगेमी। वो सब छोड़ो, वो तो हमने बता दिया था आपको। यहाँ पे देखना आपको
कि एंडोस्पर्म का मेन काम क्या है, फूड को स्टोर करना, यूज फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। जब ये फूड बनाएगा तो किसके लिए यूटिलाइजेशन होगा, एम्ब्रियो जब डेवलप होगा उस समय इसका क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा। सेकेंड चीज देखते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस सीट या नॉन एंडोस्पर्मिक सीट, इसको हम बोल सकते हैं एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस सीड या एंडोस्पर्म। मतलब इसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है और किसके काम में आएगा, फूड स्टोरेज के, ठीक है। वो क्या करेगा, एम्ब्रियो को डेवलपमेंट प्रोवाइड करेगा। अभी यहाँ पे अपन लोग देखते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीट। नॉन एंडोस्पर्मिक सीट का मतलब क्या है यहाँ पे, कि मतलब जब ये एम्ब्रियो डेवलप होगा तो उस समय इसका जो एंडोस्पर्म होगा वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा। जब यूटिलाइज हो जाएगा तो इसके अंदर कोई भी एंडोस्पर्म नहीं बचेगा। जब एंडोस्पर्म नहीं बचेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, या इसको हम बोल सकते हैं क्या, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। ओके, बात समझ में आ गया, क्लियर हुआ। एग्जाम्पल आपको अगर पूछा जाए तो पी। सेकेंड चीज, एल्ब्यूमिनस एंडोस्पर्मिक सीड, ए पोर्शन ऑफ एंडोस्पर्म रिमेन इन मैच्योर सीड, एग्जाम्पल कैस्टर। मैच्योर सीड के अंदर भी जो एंडोस्पर्म बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। ये इसका फर्स्ट और लास्ट का जो सेंटेंस लगभग सेम ही है। नेक्स्ट हमको देखते हैं, एंडोस्पर्म के बारे में हमने देख लिया। उसके बाद हमको देखना है एम्ब्रियो के बाद, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो हमने एंडोस्पर्म तो देख लिया। अब एंडोस्पर्म का मेन काम क्या है, एम्ब्रियो को डेवलप कराना। उसमें भी हमने देखा था एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। जो एंडोस्पर्मिक सीड है उसी का यहाँ पे काम आना है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का भी दोनों का काम आना, क्योंकि बना तो दोनों में एंडोस्पर्म था, लेकिन जिसमें बच गया था क्या, एंडोस्पर्म, तो उसको हमने किस में रखा था, एल्ब्यूमिनस सीड या एंडोस्पर्मिक सीड में। जिसमें एंडोस्पर्म नहीं बचा तो उसको हमने किस में रखा था, नॉन एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। उसमें आपने देखा था क्या, पी, मटर। अब यहाँ पे हम देखते हैं एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होगा उसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा, कौन हेल्प करेगा, वही आपका एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्म हेल्प करेगा। तो एम्ब्रियो को जो पहला स्टेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रो एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं, प्रो एम्ब्रियो। यहाँ पे देखते हैं एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी का मतलब क्या है, अर्लियर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। मतलब एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के पहले स्टेज को या अर्लियर स्टेज को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनी। समझ में आ रहा है बात। उसके बाद हमको देखना है जाइगोट। जाइगोट से क्या बना, प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो से क्या बना, मेच्योर एम्ब्रियो, जो कैसा होगा, हार्ट शेप होगा। अब हम एक एक करके देखते हैं, जाइगोट से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग कहाँ तक चलेंगे, लास्ट स्टेज तक, जहाँ पे इसका रेडिकल, प्लीम्यूल, कोटिलेडॉन्स, जो सब चीज़ बन जाएगा, उस फाइनल स्टेज तक हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जाइगोट। जाइगोट का सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन। कौन सा डिवीजन, रिडक्शनल या इक्वेशनल, अब बताओ। क्योंकि जाइगोट कैसा होता है, 2n। कैसा होता है, 2n। हमें केवल क्या करना है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करना, पोलाइडी हमें चेंज नहीं करनी है, क्योंकि पोलाइडी तो इसकी पहले ही चेंज हो चुकी थी। ये पहले स्पोरोफिटिक कंडीशन था, फिर गैमेटोफिटिक में आया। स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक पता है, नहीं पता है तो क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा ना, ब्रायोफाइट, एम्ब्रियो एंड क्या बोलते हैं उसको, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, एंजियोस्पर्म, उसमें आपने पढ़ा होगा। स्पोर पढ़ा होगा, गैमेटोफिटिक कंडीशन पढ़ा होगा, स्पोरोफिटिक कंडीशन पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। स्पोर मतलब कैसा, हैप्लॉइड कंडीशन, पढ़ा होगा तो याद होगा, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे देखते हैं जाइगोट अपने पास कैसा कंडीशन है, डिप्लॉयड कंडीशन। अब इस डिप्लॉयड कंडीशन का हमें क्या करना, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करना। तो नंबर ऑफ सेल जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे क्या करना, हमें पोलाइडी चेंज नहीं करनी है, हमें केवल इसका नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करना। तो यहाँ पे हम कौन सा डिवीजन कराएंगे, माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन। बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन जैसे ही हुआ तो दो टाइप का यहाँ पे सेल बनेगा, एक बनेगा टर्मिनल सेल और एक बनेगा बेसल सेल। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर मैं यहाँ पे एम्ब्रियो बनाऊँ, ये अपने पास एम्ब्रियो और ये यहाँ पे क्या है, एग। क्या है, एग। मतलब सॉरी, एग नहीं बोल सकते इसको, जाइगोट, ठीक है। ये क्या अपने पास, जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है, ये वाला कंडीशन, अपने पास एक सिंगल सेल है जिसके पास पोलारिटी क्या है, 2n। ये डिवाइड होगा तो कितना सेल बनाएगा, 2 सेल। क्या बनाएगा, 2 सेल। फिर डिवाइड होगा तो कितना सेल बनाएगा, 4 सेल।
बात समझ पा रहे हो? क्या बनाएगा? 4 सेल। जब पहले 2 सेल बना था, जाइगोट के डिवाइड होने के बाद जो 2 सेल बना था उसमें दो टाइप के सेल बने थे। एक बना था टर्मिनल सेल और दूसरा क्या बना था? बेसल सेल। बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ पे ये आपका बना था बेसल सेल, नीचे वाला ऊपर वाला क्या बना था? टर्मिनल सेल। ये चीज़ आपको याद रखना, ये नीट में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? और पूछा भी था, बहुत बार पूछा भी है, पूछ भी सकता है आपसे कि बताइए टर्मिनल सेल आगे चल के क्या बनाएगा, बेसल सेल आगे चल के क्या बनाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है? जैसे जब जाइगोट क्या करता है? डिवाइड करता है, तो डिवाइड के जस्ट बाद ये 2 टाइप का सेल बनाता है। एक बनाता है टर्मिनल सेल और एक बनाता है बेसल सेल। जो टर्मिनल सेल है, देखो अब इस सेल के अंदर दोबारा क्या होगा? डिवाइडेशन होगा। जैसे ये डिवाइड होगा तो फिर 2 से कितना सेल बनाएगा? 4 सेल, 4 सेल स्टेज बनाएगा। तो 4 सेल स्टेज में आपसे पूछा जाता है कि बताओ इन दोनों सेल में, जो टर्मिनल सेल था और बेसल सेल था, इन दोनों सेल में एम्ब्रियो कौन बनाया और सस्पेंसर कौन बनाया? तो अब आप बता लोगे, जो टर्मिनल सेल था वो क्या बनाया? एम्ब्रियो का सेल बनाया, और जो बेसल सेल था वो क्या बनाया? सस्पेंसर सेल। तो ये बात आपको याद रहेगी, ओके? अब फिर क्या होगा? ये जो आपका सस्पेंसर सेल और बेसल सेल बना, इन दोनों का फिर क्या होगा? मल्टीपल डिवीजन होगा। क्या होगा? मल्टीपल डिवीजन। अब 8 सेल बने थे, सॉरी 4 सेल बना, 4 सेल के बाद क्या बनेगा? 8 सेल। 8 सेल में देखिए ये आपका एम्ब्रियो ऊपर वाला जो किससे बनेगा? टर्मिनल सेल से। किससे बनेगा? टर्मिनल सेल से। और नीचे वाला जो पार्ट वो क्या है? सस्पेंसर। क्या है? सस्पेंसर। अब यहाँ पे 2 सेल बन गया, यहाँ पे देखो इसका इलोंगेशन हो रहा है। किसका? सस्पेंसर वाले सेल का। ये आपस में लीनियर सेल बना रहा है। इनका जो अरेंजमेंट हो रहा है वो कैसा हो रहा है? लीनियर अरेंजमेंट हो रहा है। बाकी जो एम्ब्रियो है उसका कैसा हो रहा है? टेट्राहेड्रल। ये मतलब इसका चारों तरफ क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। अब इसके डेवलपमेंट के बाद ये जो सस्पेंसर सेल है इसका डेवलपमेंट क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है, ठीक है? स्टॉप होने के बाद अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लोब्यूलर स्टेज में। किस में कन्वर्ट होगा? ग्लोब्यूलर स्टेज में। अब आपको देखने में कैसा लग रहा है? ग्लोब्यूल टाइप दिख रहा है। ऊपर देखो ये क्या है? एम्ब्रियोलन सेल। नीचे क्या है? ये सस्पेंसर सेल। ये क्या है? हाइपोबेसल सेल। क्या है? हाइपोबेसल सेल। अब ये जो हाइपोबेसल सेल है इसके जस्ट ये जो ऊपर वाला सस्पेंसर सेल, इसको बोल सकते हैं नेक सेल। क्या बोल सकते हैं? नेक सेल। कैसा शेप बना जाए? ये ग्लोब्यूल टाइप का, ग्लोब्यूलर स्टेज आया इसका, ठीक है? अब इस ग्लोब्यूलर स्टेज में केवल किसका डेवलपमेंट होगा? एम्ब्रियो का। किसका होगा? एम्ब्रियो का। मतलब ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, केवल इसी का डेवलपमेंट होगा। और ये बनाएगा क्या? हार्ट शेप स्टेज। क्या बनाएगा? हार्ट शेप एम्ब्रियो बनाएगा। यहां तक समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अब जो ग्लोब्यूलर स्टेज का, जो ग्लोब्यूल टाइप का एम्ब्रियो बना था उसका क्या होगा? डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट हो गया, वो क्या करेगा? अब उसमें केवल एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। जो ऊपर वाला मेन पार्ट है उसका डेवलपमेंट होगा, मतलब इसकी बात कर रहा है, इसका डेवलपमेंट होगा। और क्या बनाएगा? हार्ट शेप एम्ब्रियो। क्या बनाएगा? हार्ट शेप एम्ब्रियो। तो पहले ग्लोब्यूलर स्टेज आया, फिर हार्ट शेप स्टेज आया। अब हार्ट शेप स्टेज में यहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाती है। किसकी? सेल की। मतलब जो ये सस्पेंसर सेल है और ये हाइपोबेसल सेल, यहाँ पे एक और सेल बनती है जिसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, हाइपोफाइसिस सेल। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोफाइसिस सेल। अभी आपका बन गया हार्ट शेप, ठीक है? हार्ट शेप के बाद आपका क्या बनता है? फाइनल एम्ब्रियो या सीड बन के तैयार होता है। अब इस सीड के अंदर शूट मेरिस्टेम होता है और क्या होता है? रूट मेरिस्टेम। बात समझ में आ रही है? आगे चल के ये जो शूट मेरिस्टेम है ये क्या बनाएगा? स्टेम, ऊपर वाला पार्ट बनाएगा। जो भी प्लांट का जो अपर पार्ट है, स्टेम, लीफ, ठीक है, वो पार्ट बनाएगा। जो रेडिकल वाला पार्ट है, रूट मेरिस्टेम, ये क्या बनाएगा? पूरा रूट सिस्टम बनाएगा। यहां तक समझ गए? ठीक है। अब देखो, ये तो अपने अपन लोग 2 चीज़ के बारे में बात किया, शूट मेरिस्टेम और रूट मेरिस्टेम के बाद। उसके बाद हम इसमें देखना है कोटिलेडॉन्स। क्या देखना है? कोटिलेडॉन्स। मतलब अब इसके अंदर 2 कोटिलेडॉन्स बना। जैसे अगर आप उन लोग बात करें किसकी? मटर की बात करें, पी की,
या हम सीसर की बात करें चने की, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब उसको हम तोड़ते हैं तो दो पार्ट में अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो वो जो दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड होता है एक्चुअली वो है क्या, कोटिलेडॉन्स है। क्या है, कोटिलेडॉन्स। एक्चुअली उसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है। इतनी बात समझ में आ रही है, एंडोस्पर्मिक सीड, पी के बारे में मैंने बोला था। तो उसके अंदर एक्चुअली क्या होता है, एंडोस्पर्म नहीं होता है, लेकिन कोटिलेडॉन्स होता है। क्या होता है, कोटिलेडॉन्स। तो कोटिलेडॉन बना ये भी एक तरह का क्या करता है, फूड का ही प्रोडक्शन करता है जब सीड जर्मिनेट होता है, ठीक है। तो इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्पेडो स्टेज। अगर आपसे पूछे कि एम्ब्रियो में क्या क्या होता है, तो हम प्लीम्यूल बोल सकते हैं प्लीम्यूल। उसके बाद कोटिलेडॉन्स बोल सकते हैं, कोटिलेडॉन्स भी तो हमने बोला था भी ये होता है। अब देखो प्लीम्यूल्स और रेडिकल में आपको ध्यान रखना है। प्लीम्यूल्स को हम लोग बोलते हैं सूट मेरिस्टेम, ठीक है। और रूट मेरिस्टेम को क्या बोलते हैं, रेडिकल्स। इतनी बात समझ में आई। फिर कोटिलेडॉन्स हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो आपका दो अलग अलग सीट टाइप का दिख रहा है इसको क्या क्या बोलेंगे, कोटिलेडॉन्स। और बीच में आपको क्या, यहाँ क्या होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस। आगे वाला डायग्राम में मैं आपको समझा रहा हूँ कि एम्ब्रियोनल एक्सिस एक्चुअली है क्या। तो आगे हम लोग देखते हैं। अब हमने क्या कर लिया, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर लिया। अब वो एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट होगा, मैच्योर सीड में, ठीक है। अब सीड भी दो टाइप का बनता है, मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड। मोनोकॉट सीड मतलब केवल जैसे मान लो मेज हो गया, मेज में देखा उसको जब हम तोड़ते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड नहीं होता है। वीट देखा आपने, वीट को भी अगर हम ब्रेक करें तो दो पार्ट में डिवाइड नहीं होता। लेकिन पी, ग्राम, सीसर, चना जिसको बोलते हैं, इस सबको अगर आप बीज से तोड़ोगे तो बीज से तोड़ने के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो जहाँ आपको दो पार्ट में ये डिवाइड हो उस टाइप के कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डाइकोटिलेडन्स। क्या बोलते हैं, डाइकोटाइलेडेनस, ठीक है। और एक अगर हो तो मोनोकोटिलेडनस। बात समझ में आ रही है। अगर मोनोकॉट की बात करें तो उसके अंदर होता है स्कूटेलम। क्या होता है, स्कूटेलम। और स्कूटेलम को ही हम क्या बोल सकते हैं, कोटिलेडॉन्स। उसके बाद आपका कोलियोराइजा, अनडिफरेंशिएटेड शीथ कवरिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका रेडिकल एंड रूट कैप। अब इसको आप देखो, ये नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है इसको आप देखो, ये आपका क्या है, कोटिलेडॉन्स। क्या है, कोटाइलडॉन्स। इसके चारों तरफ ये जो कवरिंग आपको येलो कलर की दिख रही है इसको क्या बोलेंगे हम, टेस्टा। और ये देखो नीचे एक्चुअली ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये जर्मिनेटिंग सीड का, मतलब ये जर्मिनेट कर रहा। तो नीचे आपका ये जो पार्ट दिख रहा है ये येलो कलर का, एक्चुअली ये क्या है, रेडिकल। और रेडिकल के जस्ट नीचे यहाँ पे क्या होता है, रूट कैप। क्या होता है, रूट कैप। फिर ऊपर देखो, ऊपर ही आपका क्या निकला, प्लीम्यूल। क्या निकला, प्लीम्यूल। तो जैसे आप प्लीम्यूल को देखोगे तो प्लीम्यूल के ऊपर एक कोलियोप्टाइल होता है। अगर मोनोकाट की बात करें तो कोलियोप्टाइल होता है। क्या होता है, कोलियोप्टाइल। वो उसकी कवरिंग करता है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई। टेस्टा, अभी हम बात करेंगे टेस्टा के बारे में, कोटिलेडॉन्स के बारे में समझ में आया। अब यहाँ पे देखो बीच में आपका क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। यहाँ पे क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। अगर आप इसको ऐसे क्लोज कर दो, इसको इसके ऊपर ला रख दो तो बीच में से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और यहाँ से आपका ये एम्ब्रियोनल एक्सिस निकलता है, ठीक है, जो बाद में क्या करता है, जर्मिनेट करके रूट एंड शूट का डेवलपमेंट करता है। इतनी बात समझ में आई। फिर हम सीड के बारे में देखते हैं। सीड एक्चुअली क्या है, फर्टिलाइज एंड मैच्योर ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। अब देखो सीड तभी बनेगा जब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। सीड कब बनेगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा। एक कंडीशन है, कौन सा, एपोमिटिक सीड, जहाँ पे बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनता है, वो मैं अभी आगे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो सीड है वो किसका प्रोडक्ट है, फर्टिलाइजेशन का। और ओव्यूल जब डेवलप हो जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड के अंदर, सीड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो सीड के पास क्या क्या होता है, कोटिलेडॉन्स, एम्ब्रियोनल एक्सिस और सीड कोट। कोटिलेडॉन्स के बारे में हमने देखा, एम्ब्रियोनल एक्सिस के बारे में भी हमने देखा। ये वाला जो आपका पार्ट है क्या है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब सीड कोट के बारे में देखते हैं। ये आपको देखो यहाँ पे एक चने का डायग्राम बना है जिसको हम लोग सीसर बोलते हैं। आउटर कवरिंग को हम क्या बोल सकते हैं, टेस्टा। यहाँ पे देखो टेस्टा बना हुआ, और इसी के जस्ट अंदर, इस टेस्टा के जस्ट इनर साइड में एक और लेयर और होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेगमेंट। क्या बोलते हैं, टेगमेंट। तो जब आपने एम्ब्रियो को देखा होगा तो वहाँ पे आपको इंटेगुमेंट दिखा होगा, ठीक है। आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट, इस दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं,
बाइटेगमिक कंडीशन, क्या बोलते हैं, बाइटेगमिक। तो जो बाइटेगमिक कंडीशन है, जो बाहर वाला इंटेगुमेंट है वो क्या बनाता है, आउटर कोट, क्या बनाता है, आउटर कोट, और इनर वाला क्या बनाता है, टेगमेंट, क्या बनाता है, टेगमेंट। तो इतनी बात समझ में आई। अब देखो हम बात करेंगे माइक्रोपाइल की, क्योंकि ये सारा कंडीशन किसके अंदर है, सीड के अंदर। तो ये देखो यहाँ पे एक्चुअली ये है क्या, माइक्रोपाइल रीजन है, क्या है, माइक्रोपाइल रीजन, जहाँ से सीड क्या करता है, जर्मिनेट करता है। अगर आपने देखा होगा सीड, ग्राम, पी, तो हर एक के पास क्या होता है, माइक्रोपाइल होता है, क्या होता है, माइक्रोपाइल। एक डार्क स्पॉटेड होता है जिसको हम लोग स्केयर बोलते हैं। वहाँ से जैसे हम इसको सॉइल में डैम करते हैं तो वहाँ से ऑक्सीजन और वाटर इंटर करता है, ठीक है। जैसे वाटर और ऑक्सीजन इंटर करेगा तो अंदर एक प्लांट हार्मोन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जिब्रेलिन, क्या बोलते हैं, जिब्रेलिन। ये क्या करता है, प्लांट के सीड के जर्मिनेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, हेल्प इन सीड जर्मिनेशन, ठीक है। कब, जब ये वाटर और ऑक्सीजन इंटर करेगा, किसके थ्रू इंटर करेगा, माइक्रोपाइलर के थ्रू। इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ पे देखो जर्मिनेशन के लिए इंटर करता है, ठीक है, स्टिमुलेट करता है। जैसे आपने अगर गांव में देखा होगा तो जब हम धान बोते हैं तो धान बोने से पहले हम क्या करते हैं, सीड को गीला करते हैं, 1-2 दिन बोरे में रख के क्या करते हैं, उसको गीला करते हैं। जैसे गीला करते हैं तो उसके अंदर वाटर जाता है, इसके अंदर क्या जाएगा, वाटर, और यहाँ पे सीड रखा हुआ है, वाटर जाएगा प्लस बाहर से इसके पास ऑक्सीजन भी आएगा। तो ऑक्सीजन आएगा तो इसके अंदर क्या स्टार्ट हो जाएगा, रेस्पायरेशन। अब रेस्पायरेशन स्टार्ट होगा तो सीड के अंदर मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा, जिब्रेलिन एक्टिवेट हो जाएगा, तुरंत सीड क्या करेगा, जर्मिनेट कर जाएगा। ओके, पेरिस्पर्म के बारे में देखते हैं। ये न्यूसिलस का बचा हुआ पार्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म, ये आपका पाया जाता है किसके अंदर, ब्लैक पेपर के अंदर, काली मिर्च जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लैक पेपर के अंदर आपको पाया जाएगा। फिर हम बोलते हैं डार्मेंसी। डार्मेंसी एक्चुअली है क्या, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी मतलब क्या, कि अगर अपने पास कोई सीड है, ठीक है, इसको हम कितने दिन तक क्या करते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। हम इसको जितने दिन तक स्टोर करके रखें और फिर इसको हम क्या करें, बाद में इसको हम जर्मिनेट करा दें, तो प्लांट से ये लेने के बाद, ठीक है, सेपरेट करने के बाद रखने से लेके और जर्मिनेशन के बीच में जो टाइम पीरियड है उसी को हम क्या बोलते हैं, डोरमेंसी। तो डोरमेंसी एक तरह का क्या है, इनएक्टिव फेज है। इसमें सेल का कोई भी एक्टिविटी नहीं होता है। इसको हम बोल सकते हैं कि ये G0 फेज में चला गया। सेल साइकिल आपने पढ़ा होगा तो G1S G2 हम पढ़ा होगा, और बीच में क्या होता है, G0 फेज होता है। G0 फेज मतलब इसको हम बोलते हैं इनएक्टिव फेज, ठीक है। तो सीड उसी फेज में चला जाता है, वहाँ पे कोई भी सेल की एक्टिविटी नहीं होती, ना सेल डिवाइड होता है। भाई जब इनएक्टिव फेज में चला गया, रेस्ट फेज में चला गया, तो सेल डिवाइड कैसे होगा, तो जब सेल डिवाइड नहीं होगा तो सेल का नंबर नहीं बढ़ेगा, तो प्लांट जर्मिनेट नहीं करेगा। जब प्लांट जर्मिनेट नहीं करेगा तो सीड किस फॉर्म में होगा, डोरमेंसी पीरियड में। अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम डोरमेंसी कितनी हो सकती है, तो 10,000 ईयर तक। कितनी हो सकती है, 10,000 ईयर तक। फिर उसके बाद अभी रिसेंट में ही एक डिस्कवर किया गया है डेट पाम का, जिसका डोरमेंसी कितना देखा गया था, 2000 ईयर, 2000 साल, ठीक है। ये जो 10,000 ईयर वाला है, ये एक डेड सी है। वहाँ पे एक किंग हेरोल्ड थे, उनके पैलेस के पास ये पाया गया था, ठीक है। जब इस पर हम कार्बन डेटिंग किए तो पता चला कि इसकी जो डोरमेंसी पीरियड है वो 10 साल पुरानी है। ये जो सीड अपने पास दिख रहा है ये 10 साल पुराना है, ठीक है। जैसे इसको हमने जर्मिनेट कराया तो जर्मिनेट हो गया। बात समझ में आ गई, डोरमेंसी, पेरिस्पर्म समझ में आया, माइक्रोपाइल समझ में आया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं फ्रूट। अब हमने एंडोस्पर्म देख लिया, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देख लिया, एम्ब्रियो डेवलप हुआ, मैच्योर हुआ, क्या बनाया, सीड बनाया। अब सीड बनेगा तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा, फ्रूट भी बनेगा। तो देखते हैं फ्रूट क्या कैसे बनता है। फ्रूट फॉर्म फ्रॉम द ओवरी, कह रहा है कि फ्रूट कहाँ से बनता है, ओवरी से। कहाँ से बनता है, ओवरी से। कैसे बनता है, पहला है पार्थिनोजेनेसिस, सेकेंड है पार्थिनोकार्पी, ठीक है। अब एक चीज और, ट्रू फ्रूट की पूछ रहा है, ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट किससे बनता है, ओवरी से। और फॉल्स फ्रूट किससे बनता है, अदर देन ओवरी से, अदर देन ओवरी से। इसका एग्जाम्पल पूछे तो एप्पल, ठीक है। इसके दो तीन एग्जाम्पल है, एप्पल है और भी बहुत सारे हैं, ठीक है।
और ट्रू फ्रूट क्या है, ओवरी से डेवलप होता है, मतलब जो फ्रूट ओवरी से बने उसको हम ट्रू फ्रूट बोलेंगे, और जो ओवरी के अलावा और किसी से बने उसको हम क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट। अब देखते हैं हम पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस एक्चुअली क्या है, ट्रांसफॉर्म टू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। जैसे हमने बोला कि कोई ऐसा फ्रूट है जो बिना फर्टिलाइजेशन के ही क्या बन गया, फ्रूट बन गया। और जब बिना फर्टिलाइजेशन के बना तो जाहिर सी बात है कि उसका ओव्यूल से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। जब ओव्यूल से कोई लेना देना नहीं है तो ओवरी का ही कोई ऐसा पार्ट होगा जिससे फ्रूट बना होगा। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो बनाना। और इस टाइप के पार्थिनोजेनेसिस टाइप के फ्रूट के फार्मेशन में जो बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है, इसमें कभी भी सीड का फार्मेशन नहीं होता है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो भाई सीड कहाँ से बनेगा, समझ पा रहे हो। नेक्स्ट अपने देखते हैं पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या है, ये जिब्रेलिन और ऑक्जीन, ये दोनों क्या है, प्लांट हार्मोन है, ठीक है। इसके द्वारा अगर कोई फ्रूट बन रहा है, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के, केवल जिब्रेलिन और ऑक्जीन के इंड्यूशन से ही क्या बन रहा है, फ्रूट बन रहा है, तो इस टाइप के भी फ्रूट को हम क्या बोलेंगे, पार्थिनोकार्पी। फॉल्स फ्रूट का आपको पता ही चल गया किससे बनता है, अदर देन ओवरी। अब आपसे पूछता है कि सीड किससे बनता है, तो सीड किससे बनता है, ओव्यूल से। और फ्रूट किससे बनता है, ओवरी से। अगर ओवरी के अलावा और कोई कहीं से फ्रूट बन रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट। बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे देखते हैं एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है। एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस एक्चुअली है क्या कि इसके अंदर भी बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रियो का बन जाना और सीड का बन जाना, ठीक है। इसके अंदर रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा, क्या होगा, इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस क्या होगा, माइटोसिस। मियोसिस यहाँ पे क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे जो सीड और एम्ब्रियो बन रहा है वो किससे बन रहा है, न्यूक्लियस से बन रहा है। और किससे बन रहा है, इंटेगुमेंट से। इन्हीं दोनों का एक एक करके जब डायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एम्ब्रियो में। किस में कन्वर्ट होते हैं, एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो बाद में डेवलप करके क्या बनाता है, सीड। समझ में आया। इनमें आपने शुरू से और लास्ट तक देखिएगा तो कहीं भी आपको पोलाइडी चेंज नज़र नहीं आएगी। जिस स्टेज में शुरू हुआ था उसी स्टेज में ख़त्म होगा, मतलब डिप्लॉयड कंडीशन में शुरू होगा, डिप्लॉयड कंडीशन में ख़त्म होगा। लेकिन फर्टिलाइजेशन में पहले डिप्लॉयड, फिर जब गैमेटोजेनेसिस होगा तो हैप्लॉयड, फिर किस में कन्वर्ट होगा, डिप्लॉयड में। कब, जब फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ पे तो फर्टिलाइजेशन हो नहीं रहा, क्या हो रहा है, डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस टाइप के कंडीशन को या इस टाइप के सीड के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, एपोमिटिक सीड। क्या बोलते हैं, एपोमिटिक सीड। एक्चुअली ये क्या करता है कि मिमिक करता है, नकल करता है, किसकी तरह, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह। लेकिन होता नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सारा प्रोसेस तो ऐसा है, लेकिन इसके अंदर केवल एक चीज़ नहीं होता, वो क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या करेंगे, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको एपोमिक्सिक सीड, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई। नेक्स्ट आपका है फॉर्मेशन ऑफ एपोमिटिक सीड। डिप्लॉयड सेल फॉर्म विदाउट मियोसिस। अब मियोसिस आपको पता है ना, रिडक्शनल डिवीजन भाई, अगर 2n है तो n हो जाए। डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, एपोमिटिक सीड। ये किससे किससे डेवलप हो सकता है, न्यूक्लियस से। ये सराउंडिंग ऑफ एम्ब्रियो सेक, ये एम्ब्रियो सेक के चारों तरफ रहता है। अब बच जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो सेक में, ठीक है। डेवलप इनटू एम्ब्रियो। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो सिट्रस आपका है और मैंगो है, ठीक है। इनका जो एम्ब्रियो है या जो सीड है वो कैसे बनता है, बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, एपोमिटिक सीड। नेक्स्ट आपका है पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी देखते क्या है, पॉलीएम्ब्रियोनी एक तरह से देखा जाए तो ये भी एक ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी। ये किससे एसोसिएटेड है, एपोमिक्सिस से। किससे एसोसिएटेड है, एपोमिक्सिस से, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल आपको केवल याद रखने ना है, सिट्रस एंड ग्राउंडनट। तो ये आपका था क्या, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट।
ये आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो अगर इतने में आपको कहीं डाउट, कोई दिक्कत, क्वेश्चन अगर आपसे ना हो रहा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं इसको, बाकी नेक्स्ट क्लास हम जल्द ही ले